जब बॉडीगार्ड लेके चलते हैं कि नहीं नहीं, बॉडीगार्ड लेके अगर मास्टर और डॉक्टर चलने लगे तो फिर मास्टर की इज्जत क्या बचे। ऐसा होता टीचर को नहीं कि बोलो कि बम चला दिया लोग, गोली चला दिया लोग। और गुरु और शिष्य का जो संबंध था वो संबंध चकनाचूर हो गया है। आपको प्यार हुआ है कि नहीं? नहीं, हमको प्यार नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो कभी करके देखिएगा। 100% लड़का धोखेबाज होता है। अच्छा, किसी लड़की को चिट्ठी लिखे थे कि नहीं मैम के अलावा? ग्रेट 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 पीएम बच्चों को बुलाते हैं। आप बुलेट देते हैं कि नहीं? नहीं, मेरे पास खुद का बुलेट नहीं है तो मैं कहां से। पढ़ाई और प्यार एक साथ नहीं, या तो पढ़ाई करो या प्यार करो। इंटर रिलीजन मैरिज न करें। धीरे पढ़ ले, पास कर जो, पास करके नौकरी खोजो तो जकरा से कर दो, से ब्याह करा दे। 11 ट्रांसजेंडर रिजल्ट मैंने बिहार सिपाही में दिया है। बच्चा भी ऑनलाइन में देख रहा है, लिखता है पूजा कहाँ जा रही हो, कोमल मोबाइल नंबर दो। परिवार और दोस्तों के बीच दूरी बढ़ाने का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो मम्मी पापा, मॉम डैड बनना छोड़िए, माई बाबूजी बनिए। इसी देश की औकात नहीं है कि अब हम लोग के सामने चू चपड़ करें। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी। नमस्ते, हमारा नाम दीपक है। स्वागत है आपका लाइव सिटीज के एक और पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जो व्यक्ति बात करने के लिए जुड़ रहे हैं वो पेपर पैम्पलेट बांटने से लेकर दरोगा बनाने तक का सफर तय किया है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं गुरु रहमान सर का। नमस्ते सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते 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 सर, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप किस जिले से हैं ये बताइए। और देखिए, अब तो मैं पूरे हिंदुस्तान का हो गया हूँ, लेकिन मूलतः मैं औरंगाबाद का हूँ जी। और रोहतास हमारा ननिहाल है। ये कहने पर सैद्धांतिक रूप से कहिए, लेकिन ओरिजिनलिटी अब कहीं कुछ नहीं है। अब भारत मेरा सब कुछ है, क्योंकि मैं घर से भी निष्कासित हूँ, ससुराल से भी निष्कासित हूँ। तो इस अब भारत में शरण ली हुआ, तो भारत ही मेरा सब कुछ है। बचपन कैसा बीता सर? बचपन बहुत शानदार गुजरा, क्योंकि मेरे पिता पुलिस ऑफिसर थे और इसलिए बचपन 6 बरस तक अच्छा गुजरा। लेकिन 6 बरस के बाद मुझे, चूंकि मैं बहुत बदमाश था, इस कारण बस हमको डाल दिया गया बोर्डिंग स्कूल में। तो उसके बाद 6 बरस तक तो बहुत शानदार जानदार गुजरा, और 6 बरस से लेकर इंटर तक बदमाशी वाला गुजरा। लेकिन पढ़ाई कोई यथावत मैंने बनाए रखा, क्योंकि जीवन का एक सपना था, घर का भी सपना था, मेरा भी सपना था। तो बचपन अच्छा गुजरा, अच्छा ही कहेंगे। वो आज्ञाकारी टाइप के थे कि नहीं आप? आज्ञाकारी कहने के लिए आज्ञाकारी थे, लेकिन मूलतः आज्ञाकारी नहीं थे। कहा कि हर बात मैं वही करता था जो हमको पसंद होती थी, अपने मन से करते थे। लेकिन ये नहीं पता था कि अपने मन से करते करते कहाँ तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन आज्ञाकारी मूलतः नहीं था। आज्ञाकारी होता तो आज गुरु रामान नहीं होता। बचपन में क्या सपना था, क्या बनने को लगता था? देखिए, बचपन जब 6ठी क्लास में मेरा एकमात्र सपना था कि मुझे आईपीएस बनना है। हालांकि मैं नहीं जानता था कि आईपीएस यूपीएससी से होता है, किससे होता है। लेकिन चूंकि पिता पुलिस सब इंस्पेक्टर थे और मैं देखता था कि जब एसपी लोग आते हैं तो उनकी गरिमा को देखता था, तो मैं एकमात्र लक्ष्य अपने जीवन का था कि मुझे आईपीएस बनना है। आईपीएस बनना है तो आईपीएस बनना है। कब पता चला था आपको कि आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ता है? ये पता चला हमको, आपको इंटर में जब हम गए तब की यूपीएससी एक परीक्षा होती है जिसके माध्यम से लोग आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, आईएफएस बनता है। बहुत सारे एलाइड सर्विसेज हैं। इंटर पास किए थे तब। स्कूली शिक्षा में कैसे थे आप? स्कूली शिक्षा बहुत अच्छा रहा और मैं टॉपर भी रहा अपने स्कूल का। और ये बहुत अच्छा होना पढ़ाई में भी मेरे बदमाशी का एक कारण था, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा थे इसलिए डांट कम पड़ती थी। लेकिन हमारे बड़े भाई पीट पड़ देते थे, बाबूजी भी पीट देते थे। लेकिन स्कूल बहुत अच्छा रहा, टॉप मैंने किया। और क्लास में मेरा पहला क्लास से लेकर एमए तक, फर्स्ट एमए तक मेरी पढ़ाई में कहीं भी रुकावट नहीं और बहुत शानदार ढंग से होता रहा पढ़ाई। बैक बेंचर थे या फ्रंट बेंचर? नहीं, मैं फ्रंट बेंच पर नहीं था। आपको जब मैं क्लास में था तो मैं सबसे आगे बैठता था। लेकिन जब मैं कोचिंग करने गया यूपीएससी का दिल्ली में, तो मैं तिरछे बैठता था। तिरछे बैठने का भी एक कारण था। तिरछे बैठने का कारण ये था कि उस समय कोई हमको अच्छा लगता था और पीछे बैठते तो नजर नहीं आता, तो इसलिए हम तिरछे बैठते थे कि चाहे कोई किसी को कुछ नजर आए, हमको वो नजर आ जाए जो मैं देखना चाहता हूँ। बैक बेंचर नहीं रहा हूँ, साइड बेंचर कह सकते हैं। वो साइड बेंचर का कारण था। दिल्ली जाने का प्लान कब किया, कब लगा कि दिल्ली जाना चाहिए यूपीएससी? दिल्ली में 1997-98 में यहाँ हुआ था कि हिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी, आई एम टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट आया था और एंथ्रोपोलॉजी में सिलेबस चेंज हो गया। तो वहाँ इनके बैच थे करोल बाग में, तो उनसे हमने बात हुई कि हमको दिल्ली जाना है। तो बहुत जीत करके हम घर से बोले, तो हमारे बड़े भाई हमको दिल्ली ले गए। अब बोले कि चाहे कुछ हो तुमको आईपीएस बन के आना है। तो करोल बाग में हमने एडमिशन लिया इनके वेद आईसीएस में, और वहीं पर मैंने पढ़ना शुरू किया, एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी शुरू की। हालांकि तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन होने को जो मंजूर था वही हुआ। और एंथ्रोपोलॉजी आज भी मेरी अच्छी है, तो वो इनके वेद, नदीम असरन और डीके भट्टाचार्य सर के योगदान से।
तो जब आप दिल्ली गए थे और फिर वहां पे जो आप तैयारी की, उस हिसाब से क्या लगता था कि यूपीएससी निकल हाँ, जाएगा? क्योंकि पहला पीटी, पहला मेंस, पहली बार में मैं इंटरव्यू में पहुंच गया, तो ये मुझे लग रहा था कि किसी ना किसी परिस्थिति में, जो कि फर्स्ट चॉइस में आईपीएस भरता था, उसके बाद आईएएस भरता था, देन कुछ और। तो मुझे लगा कि मैं जब पहला बार इंटरव्यू पूछे, मुझे क्या, मेरे पूरे खानदान को लगा कि ये तो आईपीएस बनने के, आईपीएस बन के ही आएगा। लेकिन उसी बीच कुछ हो गया ऐसा कि आगे मैं स्टेप बढ़ाता तो कुछ इधर से खींचाखींची हो जाती, कुछ इधर से खींचाखींची हो जाती, और दिक्कत हुई कि दिल्ली में जिसकी वजह से मैं टिका था, वही दिल्ली से उठ के पटना चला आया, तो पटना हमको आना पड़ा। और निश्चित रूप से कुछ, तो जब आप दिल्ली से पटना लौटे तो फिर हमको लगता है कि गांव समाज बोलने लगा होगा कि भाई ये गया था दिल्ली तैयारी करने और फिर लौट आया दिल्ली से बिना आईपीएस बने। नहीं, देखिए, मैं जब दिल्ली में था तो दिल्ली में जब मैं कोचिंग गया, तो जिसके लिए मैं कोचिंग जाता था, एंथ्रोपोलॉजी मेरी ठीक हो गई थी, लेकिन जिसके लिए कोचिंग जाता था, देखिए कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो कोई नहीं है वहाँ पर। तो मैंने उसके एक दोस्त से पूछा, राधा यादव नाम था, कि कहाँ गई तुम्हारी वो दोस्त, तो उसने कहा कि वो तो पटना चली गई, उसकी शादी लगने वाली है। तो पटना चली गई, तो फिर मैंने बड़े भाई को फ़ोन किया। पहले ये वाला फ़ोन था, बूथ वाला, बहुत छोटा। तो भैया ने कहा कि मर जाओ लेकिन वहीं रहो। तो फिर मैंने बाबूजी को फ़ोन किया, तो बाबूजी के बोले कि बेटा, कभी कभी शुरू में ऐसा होता है, वहीं पर आइए, आपको आईपीएस बनना है। तब देखिए कोई दाल नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने माँ से कहा कि माँ, आपको कितना बेटा है? तो माँ बोली कि बाबू 3। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो हम बोले कि नहीं माँ, आप 2 ही काउंट करना। तो बोली क्यों? हमें बहुत पीला पेशाब हो रहा है, तबीयत घबरा रहा है, एकदम कुछ पच नहीं रहा है। तो माँ लड़ झगड़ के हमको लेके आई, और भाई गाली देते हुए दिल्ली से पटना तक हमको ले आया और पटना में शिफ्ट कर दिया। और पटना आया तो पता चला कि फिर आपको प्यार भी हुआ? नहीं, प्यार तो पहले ही हो गया था, दिल्ली में ही हो गया था। अच्छा, दिल्ली में। पटना आए तो, अब पटना आए तो यूपीएससी की ओर ध्यान कम, मिशन था, लेकिन ध्यान कम। अब ध्यान रहा कि जिसके लिए मैं आया हूं उसको खोजूं कहाँ, क्योंकि ना उसका घर था, ना पता का कोई ठिकाना नहीं था। तो मैं देखा कि यूपीएससी की तैयारी करती है, वो भी तो कहीं ना कहीं किताब की दुकान पे ही होगी। तो मेरा सुबह से काम होता था कि नहा धोआ के, और मैं रीन साबुन लगाता था, इसलिए दिमाग में था कि बाल चमकता है तो लड़की को अच्छा लगता है। तो रीन साबुन, चेहरा पर भी रीन साबुन लगाता था। तो और लगा के फिर हम जब जाते थे, हर किताब की दुकान पर घूमते थे, हर किताब की दुकान पर घूमते थे, कोई नजर आ जाए, कोई नजर आ जाए। लेकिन अचानक एक दिन नजर आ गई, हम नजर आ गई, तो वो बोली कि खान भाई आप यहाँ कैसे? तो बड़ा अच्छा भी लगा, खराब भी लगा कि खान बोली तो ठीक है, भाई क्यों बोली? तो फिर उसके बाद हम लोग चाय पीने चले गए, वहीं पर पटना कॉलेज के सामने एक गेट पर चाय की दुकान थी, वहाँ चाय भी। हम बोले कि मैडम एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप खान बोलिए, खनवा बोलिए, कुतवा बोलिए, भाई मत बोलिए, कुछ भी बोलिए, भाई मत बोलिए, प्लीज भाई मत बोलिए। बोले क्यों नहीं बोलेंगे भाई? तो हम बोले भाई मत बोलिए, हमको आपसे विवाह करना है। ये बात बोलना था कि समझिए कि भूचाल आ गया। अब भूचाल आ गया, मैडम बोले कि इट्स असंभव, मार दिए जाएंगे, मार दिए जाओगे। हम चलेगा? तो बोले कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाह हो ही नहीं सकता है, हमारे परिवार खानदान को आप नहीं जानते हैं। हम अब दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है। और इस तरह की बातें चलती रही, और चलती रही, तो बाद में बहुत थोड़ा दिक्कत हुआ। अचानक तो अब हुआ कि पटना में मिले कहाँ, क्योंकि घर वाले को भी लगा था कि तो लफुआ हो गया, दिल्ली से चलाए। घर वाले भी पैसा हिसाब से देना शुरू कर दिए, और बाद में धीरे धीरे बंद भी कर दिए। तो हम लोग बजरंगबली का मंदिर, पटना का जो पैसा देना बंद भी कर दिए थे, पैसा देना बंद, पता चला जब। हाँ, पता चला। तो हम बजरंगबली के मंदिर में आते थे, क्योंकि हम वहाँ कोई मुस्लिम जाता नहीं था, और मैडम आती थी पूजा करने के बहाने। आचार्य किशोर कुणाल सर हमको बचाते थे, अभी बहुत सर बचाते, वो कहते थे कि अरे तू पहला मुसलमान है कि जो बजरंगबली का दर्शन करने चलाता है, जबकि वो बेचारे को भी पता नहीं था कि मैं दर्शन किसका करने आता हूँ। अच्छा। जब वहाँ जाए तो वहीं हम लोग बात करते थे। तो वहीं पर मैडम ने हमको आपको ये कहा कि मेरा कार्ड है, मेरी शादी लग गई है, तमिलनाडु कैडर में कोई आईपीएस है। तो हम कहिए मैडम ये तो बहुत बड़ा अपराध होगा, ये तो मैं जान दे दूंगा। और मैंने अपना हाथ पर 52 बार ब्लेड चलाया था, 52 बार ब्लेड चलाया था, पूरा हाथ काट के मैडम का मुंह पोत दिया था, पूरा खून खून हो गया था। तो मैडम घबराने लगी, तो कि हिंदू मुस्लिम में संभव नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो हम हिंदू बन जाते हैं, कोई स्विच दबा दो कि हिंदू बन जाए। तो बोले कि नहीं, शादी मुस्लिम 4 विवाह करते हैं। तो हम कहे कि मुस्लिम 4 विवाह करते हैं तो हम हिंदू किस हिसाब से करेंगे? तो बोले कि अगर बाल बच्चा होगा तो वो हमारे हिसाब से रहेगा कि आपके हिसाब से, हम अगर तुम्हारे हिसाब से रहेगा। तो बोले कि सब लोग ऐसे ही कहता है। तो हम बोले कि नहीं, चलो सब लोग हम उसी हिंदू ढंग से करेंगे। तो मैडम जब नहीं मानी तो मैंने हाथ पकड़ कहा था, जो तुम को हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुम को हो पसंद वही बात करेंगे। आज भी ये गाना मेरे दिल को टच करता है। बिल्कुल। और मैडम के लिए गाना जब भी होता था, जब उठती है तो मैं ये गाना गाता हूँ। सर, कोई शायरी जो मैम के लिए कहा करते थे वो आज अभी याद है आपको? शायरी नहीं है, उस समय फिल्म एक रिलीज हुई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
शाहरुख खान। हाँ, तो वो गाना बार बार हमको हिट करता था कि हो गया है तुमसे तो प्यार सजनी, प्यार सजनी। ये गाना हम वो गाते थे, मैडम मुस्कुरा देती थी। मुस्कुराहट को हम प्यार समझते थे, लेकिन मैडम को लगता था कि हिंदू मुस्लिम विवाह हो ही नहीं सकता है। मैडम थोड़ा दबंग परिवार की थी, मैं पुलिस परिवार था, लेकिन इतना था कि मैडम के दिल में धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कोई प्यार करता सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार, झूठा प्यार तो ये बाद में पता चलता है, जब आदमी पढ़ता है तब। ऐसे तो आजकल का प्यार का परिभाषा ही बदल गया है, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, इसलिए सच्चा था कि आज मैं टिका हुआ हूँ। अगर 2007 में मैंने शादी की और आज मैंने समाज, धर्म, परिवार, ससुराल सब कुछ छोड़ के अगर टिका हुआ, तो इसे सच्चा प्यार कह सकते हैं, क्योंकि ये प्यार सच्चा है, अमिट है। फर्स्ट टाइम मैम से कहाँ मिले थे सर? फर्स्ट टाइम मैं मैम से मिला था वही कोचिंग सेंटर में, दिल्ली। हाँ, कैंटीन में मैडम चाय पी रही थी, हरा सूट था उनका, हरा सूट था, और देखे तो हमको लगा कि ये कौन है, इतनी साधारण सी लेकिन अद्भुत लड़की कौन है, और देखते रह गया। और वही गाना जो शाहरुख खान वाला था, हो गया तुमसे तो प्यार सजनी, हम गाए। तो शुरू में मैडम के दिमाग में लगा था कि बहुत बदतमीज लड़का है। अच्छा। तो बदतमीज अपने दोस्तों से वो बोली थी कि बहुत बदतमीज लड़का है, कभी कहीं देख गाना गाता है। फर्स्ट टाइम वही मिले, पहली बार आंख लगी, कहा था कि आंख लगने से एक लगा कि चिंगारी निकला है मेरे आंख से। अच्छा। और उसी दिन से ये प्यार है कि क्या है, लेकिन लगा कि नहीं, यही प्यार है। रोंगटे खड़े हो गए होंगे? रोंगटे खड़े हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी वो कहानी हमको याद करता हूँ, करोल बाग से गुजरता हूँ तो मुझे सारा सीन हमको याद रहता है। मैडम को देखता हूँ तो हमको सब कुछ सीन याद रहता है कि बाप रे बाप, क्या था, कैसे हो गया। सर, साधारण होते हुए भी अद्भुत, इसको थोड़ा आप डिफाइन कीजिए, कैसे दिखते हैं? साधारण इसलिए कि मेरी पत्नी बहुत कैटरीना कैफ नहीं है, लेकिन अद्भुत इसलिए कि संस्कार हो, संस्कार के माध्यम से, और एक सुधारने की नियति जो एक परिवार को संभाल सकती है। मैं उसमें लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों का रूप देखता हूँ, इसलिए वो अद्भुत है। अब मैं कितने नंबर का गंजी पहनता हूँ, कितने नंबर का अंडरवियर पहनता हूँ, ये भी मुझे नहीं पता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए कितनी बड़ी, यानी सारी गाजारा मेरी पत्नी करती है। और मेरा काम सिर्फ बकना, लड़कों के सामने बकता हूँ, लेकिन सब काम बच्चों को संभालना, मेरी बेटी है अदम्य अदिति, मेरा बेटा है अभिज्ञान अर्जित, उन लोगों को पढ़ाना लिखाना सब मैडम करती है। बस मेरा काम जहाँ पर होता है वहीं के एक बाप होने तो मैं चलाता हूँ। फर्स्ट टाइम प्रपोज कब किए थे मैम को? प्रपोज किए थे हम, मंगलवार का दिन था, और मंगलवार के दिन में चूंकि मैं बजरंगबली का भक्त था, मैडम कारण नहीं, बजरंगबली का भक्त था, बनारस में रहने का कारण संकट मोचन में हर समस्या में संकट मोचन मंदिर में जाता था। तो उसी में मैंने कहा था कि मैडम, अगर हम लोग, मैडम भी गई थी पूजा करने, तो हम लोग आ रहे थे, अब देखेंगे बहुत बड़ा मंदिर, एक मूर्ति है हनुमान जी का दिल्ली में, तो वहां से आ रहे थे, तो चलते चलते मैडम ने कहा था कि अगर हम लोग दोस्त हैं, अगर शादी कर ले तो क्या दिक्कत है। तो मैडम को नागवार गुजरा, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान के बीच हो ही नहीं सकता है, आप मेरे खानदान को शायद नहीं जानते हैं, एक एक टुकड़ा भी आपका नहीं बचेगा। बाकी अब टुकड़ा बचा ही कहाँ है। डर लग रहा था कि नहीं? नहीं, डर लगता तो मैं प्यार नहीं करता। अच्छा। डर नहीं लगा था, इसलिए डर नहीं लग रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, इसलिए डर नहीं लगा था, बिल्कुल डर नहीं लगा। प्यार का परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? प्यार का परिभाषा मेरे हिसाब से है कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, तुम हार के दिल अपना मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम। प्यार का मतलब होता है डेडिकेशन, त्याग। इसमें दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष को पूर्णतः त्याग करना पड़ता है, वरना ईगो बीच में आता है और ईगो तोड़ देता है। और हम लोग के बीच में कभी ईगो नहीं आया, और प्यार का मतलब ही मैंने समझा कि फना होना है तो फना होगा। सर, ये कब आपको लगा कि जैसे आपको पता चला था कि मैडम का शादी का कार्ड भी छप चुका, तो फिर कब आपको लगा कि नहीं, अब मैडम से कहना चाहिए कि मैडम अब जो है सो आप ही हैं मेरी, उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास? नहीं, ये हुआ कि जब बजरंगबली में मंदिर मैडम बुलाई, मार्च का महीना था, होली था, तो मैडम में रंग और एक हरा रंग का टी शर्ट, हमको याद है, टी शर्ट है, छोटा हो गया लेकिन है, वो एक जीन्स दी और एक लेटर दी, लेटर पढ़ लीजिए, हम घर पर पढ़ेंगे। फिर बोले कि हम ये कार्ड देखा तो मेरा खून खोल गया। तो हम बोले कि ये क्या है, तो बोले कि बस इतना ही तक कि हम लोग की दोस्ती थी। तो हम कहा कि नहीं, अब तुमको, जब तुम बोली कि मुस्लिम 4 विवाह नहीं कर सकता है, मुस्लिम 4 विवाह करता है, तो हम बोले कि हिंदू रीति रिवाज से विवाह करेंगे। तुम बोले कि लड़का बेटी बेटा का नाम अपने हिसाब से रखेंगे, मैं तैयार हूँ। तो अब जो हो तुमको चलना होगा। तो वही हनुमान मंदिर से हम, एक पैसेंजर थी 2:40 में मुगल सराय तक
जाती थी वो, वहाँ 2:40 में हम लोग पकड़े, तो गाड़ी पकड़े, मैडम तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन किसी तरह से अपना हम उनको मनाए और वहाँ से हम लोग मुगल सराय गए। 500 रुपये मेरे पास था, 40 रुपये मैडम के पास था। और फिर मुगल सराय से चूंकि बनारस में रहा था तो इसलिए बनारस गया कि दूसरी जगह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो वहाँ बनारस चला गया। लेकिन बनारस गया मैं, भाग तो गए, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आता कि भागने का परिणाम क्या होगा। तो वहीं से बनारस में मैंने दूसरे दिन फोन किया इसको, अपने मेरा एक चचेरा भाई जो गया का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है, कि असगर नाम है उसका, कि असगर क्या हो रहा है पटना में? तो बोला कि तू जिंदा है कि मर गया? तो हम बोले कि हम तो जिंदा है भाई। तो बोला कि पूरा पेपर पर फ्रंट पेज में है कि लड़की का अपहरण है, तुम्हारा फोटो छपा हुआ है, अब तुम क्या करो, या तो उधरे मर जाओ या खप जाओ। तो मैडम मेरी बोल्ड है, मैडम बोली कि चलिए आप पटना। और पटना में आया, पटना आया तो यहाँ उतरे, धीरे धीरे कदम बढ़ रहे थे। बांकीपुर पहले जो जेल हुआ करता था, अब तो शांति स्तूप में बदल गया ये बुद्धा स्मृति पार्क में। तो वहीं जेल पास गए तो कोतवाली का मोबाइल नंबर 5 था, गांधी मैदान का जिप्सी था, फिर भौर का जिप्सी था, और सीनियर एसपी थे मीना साहब, वो आए, और एक सिटी एसपी थे, और सुशांत सरोज थे आपको टाउन डीएसपी। तो आधे के साथ जब हम रुके तो रुके हुए थे, चल रहे थे, तो सीनियर एसपी ने एक सिपाही से राइफल लिया और राइफल के बट से हमको पड़ाक से पीठ में मारा, मैं भाग से गिर गया। उन्होंने तरह तरह की बात बोली, अजीब अजीब की बात बोली, मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन उसके बाद और देखे कि बहुत सारे लोग मूछ वाले अजीब अजीब डेंजर टाइप के लोग थे, तो सबका यही था कि मैडम परिवार वाले कि किसी तरह से रिफ्यूज करवा देना है। तो उसके बाद हम लोग को थाना ले जाया गया गांधी मैदान में। गांधी मैदान थाना के बाद हम लोग को फिर आपको पीरभौर ले आया गया। पीरभौर में उस समय डीएसपी थे, इंस्पेक्टर थे निसार अहमद। उस बाद जब पीरभौर में हम गए तो पीरभौर के बाद हुआ कि अब कोर्ट जाना है। तो मैं डर रहा था इस बात को सोच के कि काश अगर मैडम अगर बोल देती है कि नहीं हमको जबरदस्ती ले गया है, तो मेरा तो एंड ऑफ द गेम हो गया। और पूरी गाली जितना भी हमको सुनना था सुन रहे थे चुपचाप। और मैडम का 164 का बयान हुआ, तो 164 के बयान के बाद मैडम आई और बोली कि क्या कर रहे हैं आप यहाँ इन बदतमीजों के साथ बैठ के, चलिए। तो हम उठे तो हम समझ गए कि पाला हमारे गेम में आया है। तो मैंने एसपी साहब से कहा कि सर एक आपसे बात बोल रहा है। बोले क्या? हम बोले आज तक बहुत आईपीएस को देखा मैंने, लेकिन आपके जैसा बदतमीज आईपीएस नहीं देखा। अच्छा, बोल दिए? हम बोल दिए, कह के आप इतना गाली बक रहे थे, मोहब्बत को धर्म के साथ जोड़ रहे थे। हाँ। और अब मेरा आईपीएस बनने का सपना था, लेकिन लगता है कि अगर आपके जैसा आईपीएस अगर बनना हुआ तो मैं नहीं बनूंगा आईपीएस। 21 साल की उम्र में आप यहाँ से कहे तो चले गए थे या भाग गए थे, जो भी कह लें, और उसके बाद आप फिर आए और आईपीएस को ऐसे बोले, तो 21 नहीं, डर तो हमको बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं लगता है, ये स्पष्ट है। कब भक्त बने बजरंगबली के? बजरंगबली का भक्त मैं 1994 से हूँ। क्या उम्र थी आपकी उस समय? उस समय मेरे यानी कि मैं इंटर 93 में किए, तो 94 में भाई 16-17 साल की उम्र हो। कुछ उसका भी कहानी? हाँ, उसका कहानी है कि मैं सोया हुआ था तो जैसे मुस्लिम परिवार में किसी हिंदू देवी देवता को प्रतिष्ठा नहीं होती है, एकदम स्पष्ट रूप से मैं बता दूं। लेकिन जब मैं बोलता था कि ये बजरंगबली मानव नहीं हो कि भी इतना त्याग किया, समर्पण किया, तो सब लोग बोलते थे कि पगला ही हिंदू हो गया, कार्य हिंदू हो गया क्या? लेकिन हम अचानक लेटे हुए थे, एकदम ईश्वर को साक्षी मान के हम बोल रहे हैं, लेटे हुए थे, तो आंख लग गई तो हम देखे कि हमारे अलमारी पर एक बड़ा सा वानर बैठा हुआ है और हमको बार बार ऐसे कर रहा है। तो मैं देख एकदम ईश्वर को साक्षी मान के मैं बोल रहा हूँ, और अचानक उन्होंने एक लाल रंग का कपड़ा हम पर फेंक दिया। तो मैं थोड़ा सा भयभीत हुआ, घर में बताया तो घर में बोला बस फालतू वाला बात करता है, पगला गया, इसको हिंदू हो गया, हिंदू की तरफ इसका दिमाग भटक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन फिर में अमर भैया एक है हमारे गुरु जी हैं जो बचपन में पढ़ाए थे, उनसे पूछे तो बोले कि एक काम करना चेला, लाल रुमाल जरूर रखना। और यही कारण है कि आज हमको भले आप देख रहे हैं, चूंकि आपके पास आना था, मेरे पास हमेशा भगवा कलर का गमछी रखता है, आपको 94 से ही, और 94 से ही, चाहे इंटर हो, बीए हो, एमए हो, कोचिंग हो, केवल इंटरव्यू देने में उसको लेके नहीं जाता था, अदरवाइज हर जगह मैं वो लेके जाता था। और मुझे असीम श्रद्धा हो गई उनके प्रति उस समय। और फिर जब गोलियां हम पर चलने लगी और गोली चलने में हम बचते गए, तो उस समय श्रद्धा और बढ़ी। और तीसरी श्रद्धा बढ़ी जब मेरी की डेंगू हो गया था, 7,000 प्लेटलेट्स था, 7,000 प्लेटलेट्स में था और मैं अनकॉन्शियस था। तो उसी समय 22-23 दिन अनकॉन्शियस था, बाद में पता चला हमको। तो मैं देख रहा हूँ कि बजरंगबली पीछे जा रहे हैं, एकदम पूरा उजला आकाश में उनके साथ चल रहा हूँ। अचानक वो लात मारे और आंख मेरी खुल गई। आंख खुल गई तो डॉक्टर ने बोला कि
अरे ये कैसे संभव है, कौन बचाया तुमको? हम कि हमारे बॉस, मैं बजरंग बली को बॉस कहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि बॉस कौन है तुम्हारा? तो बजरंग बली। सब लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन मैं बच गया था। बोला कि नहीं, अगर कहीं कुछ है और कुछ है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन बजरंग बली हर जगह, हर रूप में, हर इंसान के अंदर विद्यमान है। तब से आप बजरंग बली के टोटली बजरंग बली के लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं और कर सकता हूं। सर, जब आपको आईपीएस को, जब आप वैसे बोले कि आप कैसे आईपीएस है, आपको प्यार को धर्म में लेकर आ रहे हैं, उसके बाद फिर वहां से निकलने के बाद क्या सोचा? नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। तो हम लोग छोड़ दीजिए, हम गाड़ी पर नहीं बैठेंगे, हम चल जाएंगे। हम लोग तो गए, छोड़, हम लोग पैदल ही निकले, लेकिन फिर पीछे पीछे जिप्सी जा रही थी, तो मैडम को माँ पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ दिए। अपने हम रमना रोड में पीली कोठी था, उसमें चले गए, और पूरा फूटा उठा था। तो सब लड़का बोला सब ये कैसे हो गया रे? तो हम बताया कि चोट उट लग गया क्रिकेट खेलने में, लेकिन सबको पता था। तो सब लोगों ने उसमें तेल लगाया, और मैडम कड़वा तेल में लहसुन पकवा के भेजी, तो ठीक ठाक हो गया। लेकिन उसके बाद मेरी जिंदगी एकदम आफत हो गई। आफत इसलिए हो गई कि मैं अप्सरा सिनेमा था, अब पता नहीं है कि बंद हो गया है। अप्सरा सिनेमा पास गया तो देख के आ रहा था, तो वहाँ एक गोली चली। मैं भाग सीनियर एसपी के आवास में चला गया। सीनियर एसपी का आवास में अभी न्यायाधीश का आवास है, वहाँ चला गया। तो वहाँ गोरखा लोग था, वो लोग सोचा कि कोई क्रिमिनल, वो लोग और हमको कूट दिया धर के। तब हम पता चलेगा अरे भाई गोली हम भी चली, आप लोग कूट दिए। फिर करके हमको भेजा गया। उसके बाद कालीघाट में मैं गया था मैडम से मिलने ही, लेकिन मंदिर में गया था तो वहाँ गोली चली। ये वो 2 बार तो मैं बच गया, लेकिन तीसरा बार जो हमारे जो था कि मैं रूम में पढ़ रहा था, पढ़ाई कहिए कि पढ़ ही रहा था, हालांकि अब तो दिलो दिमाग पर मैडम छा हुई थी। पढ़ रहा था तो अचानक खटखटाहट हुई, तो खोले तो गंजी में थे, बजरंग बली हमारे पास हमेशा रहते हैं। तो एक व्यक्ति आया, यहाँ खटा हुआ था, उसका बोला कि रहमान कौन है? मेरे हम ही है। तो दरवाजा बंद किया, बोला अब पिस्टल निकाल के कॉक करके रख दिया। बोला कि 2 मिनट तुम्हारे पास समय दे रहे हैं, या तो छोड़ दो, हम किसको, तो जिस चक्कर में तुम पढ़ाया ज्यादा उल्लू मत बना, या तो छोड़ दो या तो गोली मार देंगे। तो हम बोला कि 2 मिनट समय है ना था। तो फिर 2 मिनट बाद मैंने कहा कि भैया मार दो। कहे कि हम छोड़ नहीं सकते। तो बोला कहे हम अगर छोड़ेंगे तब भी मर जाएंगे, मार दोगे तब भी मर जाएगा, तो मारिए दो। और उसने कॉक किया और फायर कर दिया। फायर किया तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं, यहाँ से एक मांस का लुथड़ा दीवार पर चिपका, और मैं लगा कि मर गया। लेकिन जब देखा कि होश में है, और तब तक ये बजरंग बली का जो लॉकेट था बाहर निकलने लगा। बोला करे तुम मुस्लिम ना है? हमारा मुस्लिम है। तो बजरंग बली, तो मैं बस हमारे बॉस है। तो उसके बाद बोला कि 4 लाख रुपया मिला था तुमको मारने के लिए, 2007 की बात मैं कह रहा हूँ। अब तुमको नहीं मारेंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा घटना हमारे साथ नहीं घटी कि मैंने किसी को मारा हो, वो बच गया और उठ के चला गया। तो उस वक्त विकास वैभव सिटी एसपी हुआ करते थे, हमारे अच्छे दोस्त हैं। मैंने थाना को नहीं फोन करके विकास वैभव को फोन किया, और विकास वैभव सबसे पहले दौड़ किया, चिप्सी से आए, दौड़ते हुए पीली कोठी पर चढ़े, और ही कोऑपरेट मी टू मच, जबरदस्त कोऑपरेट किया। और दोस्ती आज ऐसी है कि हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के एहसास है, और वो एहसास मुझे याद होता है कि विकास वैभव नहीं होता उस समय तो क्या होता। निसंदेह विकास वैभव मेरे लिए ग्रेट सैल्यूट का पात्र है, क्योंकि उसने उस समय वही मदद किया। मैडम को बाद में पता चला, मैडम रो रही थी, लेकिन अब था कि चलो जाना ही है तो कुछ होगा। लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। एक बहुत बड़े थे उसी क्षेत्र के, खौफनाक एरिया के क्षेत्र के, उनकी बेटी को मैं पढ़ाता था। तो उनको जब पता चला तो बोले कि फोटो दिखाएंगे तो पहचान जाओगे। तो हमको कहाँ पहचान जाएंगे? तो सबको बुलाया, सबका नाम लेकर सबको बुलाया, सबको बुलाया। उसके बाद बोले, जो था उसका बाल पकड़ के, कि आज के बाद अगर इसका एक बाल भी इधर से उधर हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग की होगी, तुम लोग को मार देंगे। मैं भी इसी जाति का हूँ जिस जाति की लड़की है, लेकिन जाओ, आज के बाद अगर नहीं छुना। तो उसके बाद फिर हमको कोई 3 बार गोली चलाने के बाद, हाँ, पिटाते थे। हॉकी से 10 लड़का मिल के मार के पीट के ठेल देता था। अब अकेले रहते थे, 10-12 लड़का मिल जाता था तो पीट पाट के रख देता था लोग। लेकिन फिर भी सोचते थे कि अब आज कल नहीं, लेकिन फिर दूसरा दिन होता था तो फिर वही परिस्थिति कि नहीं, चलो जो होगा फिट भी नहीं करेगा। लास्ट में ऐसा हुआ कि आदत बन गया। हर 12-13 दिन होता था तो मैं पुराना जीन्स अब शर्ट लेके पहनता था, क्योंकि खिंचने खजने में फट भी जाता था कि चलो अब पिटाना है। इंतजार करते थे कि अब कब पिटा जाते थे। 14 दिन के लिए हम फ्री हो जाते थे और लगे रहते थे। ये अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन उस समय तो खोपड़ी पर सवार था। जब साथ हो गए थे सर, तो सबसे पहला मन में आता है पैसा, क्योंकि
साथ चलना है तो पैसा जरूरी है, हाँ, बिल्कुल। पेट के लिए खाना जरूरी है, फिर पैसा के लिए कैसे सोचे? जैसे मैडम ने कहा कि आप 6,000 भी अगर मंथली कमाना शुरू कर दीजिएगा तो हम लोग साथ रहना शुरू कर देंगे। तो 6,000 कमाने के चक्कर में हमने सबसे पहला शुरू किया कि हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में परस्यूट घुसाता था रात रात भर, यानी 11 बजे से शुरू होती थी, 5 बजे तक मेरी ड्यूटी थी, वो परस्यूट घुसाता था। उसके बाद फिर उससे काम नहीं चला तो हम यहाँ पर आपको बीना सिनेमा हॉल के पास पेपर का ई लगता था मंडी, तो वहां से एक मेरा डॉक्टर था साथी सतीश, उस साइकिल जब पढ़ता था साइकिल दे दिया, और साइकिल से मैंने हॉकरिंग का काम किया। और आपको कंकड़बाग एरिया, राजेंद्र नगर एरिया, जहाँ को लोग पहचानते नहीं थे, वहाँ पेपर बांटना शुरू। आज भी पेपर शानदार ढंग से मैं जो बांट दूंगा वो अच्छे हॉकर नहीं बांटेंगे। उसके बाद भी जब दिक्कत होने लगी तो सबसे बड़ी समस्या खाना की हुई। मकान मालिक रूम में ताला बंद कर देता था, तो 1.5 साल तक बजरंगबली के होटल, बजरंगबली के मंदिर के सामने में 1.5 साल तक रात को 11 बजे जाता था और वहीं पर खाना खाता था। कुछ खाना लेके आता था कि दूसरा दिन खाएंगे। और उसके बाद कभी कभी खाना, मारवाड़ी लोग खाना बांटता तो बड़े अच्छा खाना बांटता था, तो कभी कभी खाना उसमें से बचा के, जब देखते थे अच्छा खाना तो बचा के मैडम को देते थे। तो मैडम बोलती थी कि खाना इतना बढ़िया कहाँ से? तो हम लोग स्टूडेंट से पता कौन स्टूडेंट है कि इतना बढ़िया खाना, हमें खाओ नहीं यार। बाद में मैडम को पता चला तो मैडम बहुत रोने लगी, लेकिन जिंदगी कटी, बड़ी कसमकस की जिंदगी कटी। प्याज, होटलों का प्याज काटना पड़ा हमको। आपको गांधी मैदान में कितना कोचिंग के पैम्पलेट का भी काम किया? कोचिंग का पैम्पलेट मैंने 3-4 कोचिंग वाले का पैम्पलेट मैं सटता था। हमसे लोग इसलिए सटवाता था कि मैं बड़ी तरीका से सटता था, अब मेरा पैसा लोग नहीं काटता था। तो 3-4 कोचिंग, ईस्टर्न बेस्ट थी, प्रोग्रेसिव था, इस कोचिंग का पोस्टर में सटता था। 12 बजे निकलता था फ्राइडे को और आपको 5 बजे भोर तक सटता था। कभी कभी पुलिस डंडा तो हुर देती थी कि चोर है क्या रहे, एक आध लाठी दे भी देती थी, लेकिन हम बताते थे कि हम पोस्टर साट रहे। अब पोस्टर साटते थे, वो सब कुछ चला जो 2004 तक। कभी पछतावा हुआ कि नहीं इस चीज के लिए? जो अगर मुझे इतना करने के बाद भी अगर मेरा प्यार मुझे नहीं मिलता तब पछतावा होता। मुझे पछतावा नहीं है। आज मैं खुश हूं क्योंकि मैं, मेरी पत्नी अमिता कुमारी, मेरी बेटी अदम्य अदिति, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित, एक छोटे से परिवार में अखंड हिंदुस्तान बसता है। और मोहब्बत अगर ऐसी हो तो इससे पछताने वाला आदमी मूर्ख होगा। कोचिंग का सफर कैसे चालू हुआ सर? कोचिंग में हुआ, मैडम ने कहा कि आपको कुछ आए या नहीं आए, हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री पढ़ाइए। तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए हम गए तो सब लोग इनकार कर रहा था। अशोक सिंह की मेरेडियन चल रही थी। अशोक सिंह ने कहा कि पढ़ाओगे तो ठीक है, लेकिन बोरिंग रोड आना पड़ेगा। तो मैं पटना कॉलेज से बोरिंग रोड जाता था पैदल। और अशोक सिंह मेरेडियन के नीचे एक छपरा का सैलून था। वो क्या करता था कि बाल पानी उनी मार देता था और अपना चप्पल लेता था। चप्पल मेरी फटी रहती थी तो वो चप्पल पहन के वहाँ पढ़ता था। बाद में ईस्ट एंड वेस्ट के विनायक कट ने हमको सहयोग किया और धीरे धीरे मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो लड़के पसंद करने लगे, क्योंकि मैं पढ़ता था मैडम के लिए बहुत ज़्यादा, कि मैडम को प्रभावित कर सकूं। अब वो काम हो गया लड़कों के सामने। लड़के के सामने जब मैंने पढ़ाने लगा, लड़का हमको पसंद करने लगे, तो धीरे धीरे बहुत अच्छा पोजीशन पर, अच्छे टीचर ग्रुप में आ गए। भले पैसा नहीं मिले, लेकिन इतना पैसा मिलता था कि मैं हॉस्टल को भी दे दूं, मैडम को हॉस्टल को, और अपने का भी खर्च निकालूं। 3,000 रुपये मैं कमा लेता था उस समय। 2004 में बहाली निकली दरोगा की। राबड़ी जी थी आपको मुख्यमंत्री बिहार की, तो दरोगा बहाली निकली तो लगा कि मुझे स्वर्ग मिल गया। हमको लगा कि दरोगा ही एक ऐसा पोस्ट है कि भर दो तो पूरा दुनिया से मार पीट से छुटकारा मिल जाएगा। और फॉर्म लेके मैं गया मैडम पर, पुलिस में आ जाएंगे। हाँ, कि हम दरोगा बन जाएंगे। फॉर्म लेके गया मैडम के पास, तो मैडम फॉर्म देखी और बड़ी खराब मन की, बोले कि इससे अच्छा आप मर जाइए। तो फॉर्म तो हम क्या करते, फॉर्म रख दिए। लेकिन अचानक हमको जबरदस्त बीमारी हुई, पूरा शरीर फूल गया, 109 केजी के हम हो गए। और पेशाब बाद में, ब्लीडिंग पहले होता था। मैडम बेचारी अपना जो भी जेवर था वो बेच दी। पटना दिखाया अजीत सिंह के पास, फिर इनके दुबे के पास दिखाया। उन लोगों ने रेफर कर दिया एम्स में। चेक उक सब कराने में पैसा मेरा खत्म हो गया, 360 रुपया बचा। तो फिर हम संपूर्ण क्रांति थी, 360 रुपये में टिकट बनता था, वही टिकट लेके हम चले आए। और गोखुर एक पौधा होता है जो मैंने पढ़ा था ऋग्वेद में। गोखुर को दूध का भी पैसा नहीं था, तो गोखुर को मैडम से पिसवाए, और पिसवाने के बाद उसको मैं पीने लगा और दौड़ने लगा। और दौड़ने लगा तो धीरे 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 आज देखिए 2000 बोला, आज 20 साल पहले लोग बोला था कि मैक्सिमम 3 मंथ्स, और आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ। तो निश्चित रूप से इसमें बजरंगबली का आशीर्वाद है।
तो सर जब कोचिंग पढ़ाना चालू किए तो बच्चों में कैसे विश्वास जगा कि नहीं, जैसे आप जब आए थे लौट कर तो समाज में ये भी बात चल रहा था और चलते रास्ते में लोग कहते थे कि ये तो वही मास्टर है जो लड़की जोड़े घूमता है। नहीं, लड़की जोड़े घूमने वाली बात लोग नहीं कहता था। हाँ, क्योंकि मैं लड़की के अपने पत्नी के साथ उसी वक्त घूमता था हाँ, जब दशहरा या छठ की छुट्टी हो। हाँ, क्योंकि लोगों, मैं ये नहीं चाहता था कि लोग जाने, लेकिन मिलता था जरूर। लोगों में ये था कि ये क्या पढ़ाएगा लौंडा छोंडा। लेकिन मैंने पढ़ाना शुरू किया 2004 के दरोगा की बहाली, जिसकी परीक्षा 18 से 26 फरवरी 2008 में हुई। उसने मेरे वास्तविक ज्ञान को सामने रख दिया और लगभग एक ही नाम रहा, गुरु रहमान 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 सर, रहमान सर, रहमान सर। और तब तक 2007 में ही आपको कृष्ण मेमोरियल हॉल में वर्ल्ड सब्मिट हुआ। वर्ल्ड सब्मिट में आपको एपीजे अब्दुल कलाम के सामने हमको ट्रेड एंड ट्रेड रूट इन इंडिया पर पढ़ना था। तो हमने एक लेख पढ़ा, तो उन्होंने बुलाया। उनकी अंग्रेजी हमको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बुलाया और पूछा क्या करना चाहते हो, तो मेरे मुंह से वही निकला APS। लेकिन फिर बोले कि नहीं, योर गुरु, और माननीय नीतीश जी के सामने उन्होंने मुझे गुरु की उपाधि, एक मोमेंटो दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अद्भुत तब से गुरु रहमान से तब से गुरु रहमान के नाम से हम जाने। सर आपका फर्स्ट स्टूडेंट अगर नाम याद हो या अगर? हाँ, फर्स्ट स्टूडेंट मेरा सादिक आलम है और ध्रुवकांत ठाकुर। सादिक आलम IAS बना, अभी उड़ीसा कैडर में है, और ध्रुवकांत ठाकुर अभी यूपी कैडर में IPS DIG हो गया है। और सर ये भी मुझे पता चला था जब मैं आपके बारे में जान रहा था कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कॉल आया था कोरोना के समय। हाँ, ये एक्चुअली में कोरोना एक बहुत भयावह चीज है। आपको एक बात बता दें कि गंगा घाट पर पढ़ाने की, टेस्ट लेने की परंपरा की शुरुआत, टीचर लोग कुछ भी बोले, लेकिन 2004 से 2019 तक मैं ही लिया। मैंने इस काम शुरू किया है, क्योंकि काली घाट, कदम घाट, बंसी घाट, गांधी घाट, 4 घाट को मैंने गोद दिया था छठ में साफ करने के लिए। तो वहीं पर थे, तो बार बार कोरोना आया तो भयावह स्थिति थी। मैं टीवी पर देखता था कि ये चाहिए, कोई ऐसा आदमी आया जिसको ट्रायल लेना है, ट्रायल लेना है, ट्रायल लेना है। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम कहने वाले हजारों हजार लोग हैं, ये ट्रायल में क्यों इसको जरूरत पड़ रहा है? तो मैंने बिना पत्नी को बताया, पत्नी का हाथ मिलाया। जब भी अच्छा काम में मैं जाता हूँ, पत्नी का हाथ मिलाता हूँ और बेटी का माथा चूमे, बेटा का माथा चूमे। मैं एम्स पहुंच गया। तो हमको लोग बोला कि कहे कि हम बोले कि हम ट्रायल लेने आए हैं। तो बोले कि ट्रायल का मतलब समझ रहे हैं? तो मैं ट्रायल का मतलब समझ रहे कि अगर बन गया टीका तो सब बच जाएगा, और टीका अगर नहीं बचा तो, अगर हम नहीं बचे तो कोई बात नहीं। तो हमको 60 लाख का बॉन्ड भरा गया, और 60 लाख का बॉन्ड भराने के बाद फर्स्ट हमको ट्रायल हुआ। फर्स्ट ट्रायल के बाद हमको, उसके बाद फिर आपको दूसरा ट्रायल 14 दिन बाद लेना था। दूसरे ट्रायल में जब मैं गया, दूसरे ट्रायल में जाने के बाद मैं क्लास से निकल के बाहर जा ही रहा था कि एक फोन आया, छोटा फोन में रखता था। फोन आया कि मोतीउर रहमान खान बोल रहे हैं। हम हाँ बोल रहे हैं, तो साफ बात करेंगे। हम कौन साफ बात करेंगे भाई? तो PMO से फोन है। तो हम सोचे कोई फिरकी ले रहा है कि PMO से फोन है। मैं भाई हमारे पास PM से फोन डेली आता है। तो बोला नहीं, आप बात कीजिए। बात हुआ तो माननीय नरेंद्र मोदी का आवाज देख के हम पहचान गया, समझ गए। उन्होंने कहा कि गुरु रहमान, आप एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है और आप पर गर्व है। मैं जब भी पटना आऊंगा तो आपसे मिलूंगा जरूर। आपने जो काम किया है वो बिड़ले ही करते हैं। तो मुझे गर्व हुई। प्रधानमंत्री की फोन उस समय आई, और दूसरी बार फोन आया था जब पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और माननीय प्रधानमंत्री ने खुद कामेश्वर चौपाल को, सर को भेजा था इनविटेशन लेके। तब फोन आया, अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा था। मूवी देखते हैं कि नहीं आप? खूब। कौन सा मूवी है जो आप बताना चाहते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, कौन सा मूवी सजेस्ट करना चाहते हैं आप? देखिए, मूवी में हमको एक फिल्म मुकद्दर का सिकंदर बहुत अच्छा लगा, और मुकद्दर का सिकंदर बहुत अच्छा लगा। और दूसरा फिल्म तो हम कुछ नहीं कहेंगे, मुकद्दर का सिकंदर हमको बहुत अच्छा लगता है। और अमिताभ हमारे अच्छे फेवरेट एक्टर भी है। और हीरोइन में से? हीरोइन में तो बोलेंगे तो मैडम गुस्सिया जाएंगी, लेकिन कैटरीना कैफ अच्छी लगती थी। कैटरीना कैफ, लेकिन जब से उसकी शादी हो गई वो भी अच्छी नहीं लगती। शादी के बाद अच्छी नहीं लगती है। शादी हो गई तो क्या अच्छी लगेगी? क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं? क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता था, अभी भी अच्छा खेल लूंगा। क्रिकेट में मैं बॉलर था और बैट्समैन था, अच्छा खेलता। कौन सा क्रिकेटर ज्यादा पसंद है आपको? मुझे क्रिकेटर में सबसे ज्यादा पसंद है महेंद्र सिंह धोनी। कोहली रोहित? कोहली रोहित से ज्यादा धोनी पसंद है, क्योंकि धोनी का संघर्ष मैंने देखा है, और धोनी को उस ऊंचाई पर भी जाने के बाद उनके नॉर्मलिटी को मैंने देखा है। ऐसे तो सचिन सब बेताज बादशाह है, लेकिन मेरा फेवरेट अगर कोई पूछे तो महेंद्र सिंह धोनी। तो सर कब आपको ये चीज फील होने लगा कि नहीं, अब मैं शिक्षक बन चुका हूँ और बच्चे मेरे पास आने लगे? कब लगा आपको? ये दरोगा की बहाली जो थी, उसके बाद मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं कोई और परीक्षा दूं।
और उसके बाद सारे के सारे लड़के चले आने लगे, कोई सब्जी लेके आता था, कोई मध लेके आता था, कोई कुछ लेके आता था। तो फिर हम लोग एक साथ रहने लगे और बेटी पैदा हुई तो और भूचाल पैदा हो गया घर में, हमारे समाज में कि बेटी का नाम अब में अदिति रखा है, हिंदू हो गया है। तरह तरह से ससुराल वालों से तो कोई बात नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद जो सिलसिला चला तो सिलसिला चलता रहा और अब तक चल रहा है। जब तक जीवन रहेगा तब तक चलेगा। जैसा कि आपने बताया कि गंगा घाट पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले जनक आप ही है, लेकिन अभी तो कुछ शिक्षक कहते हैं कि हमने ये स्टार्ट किया। तो बहुत शिक्षक है जो कहते हैं कि नहीं हमने स्टार्ट किया। हमारे सामने आके बोले गलत बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत, 100% गलत बोलते हैं। जिस वक्त मैंने शुरू किया था उस समय उन लोगों के शिक्षक की दुनिया में पदार्पण भी नहीं होगा। 2004 से 2018 तक लगातार, कोरोना के पहले तक गंगा घाट की सफाई, गंगा घाट पर टेस्ट की शुरुआत गुरु रहमान ने किया है। ये बजरंग बली जानते हैं, और बाकी शिक्षक जो बोलते हैं जरा मेरे सामने आके बोले तो हम बता देंगे उनको। मैंने शुरू किया था, इसका बीबीसी में रिकॉर्डिंग भी है 2004 का। तो स्वाभाविक है बीबीसी को तो मैंने नहीं किया होगा, हिंदुस्तान में इसका सब कुछ आया तो मैंने किया था। और बाकी जो लोग बोले, लेकिन शुरुआत मैंने की है और ये परंपरा चल रही है। अभी भी मैंने फिर से शुरू किया है। तो उसको चूंकि पानी आ गया था इसलिए रोके थे, ऐसा कोई लड़का खुद उसमें कूद के नहाने के बहाने कूद जाए, तो फिर वो हम शुरू कर रहे हैं। दरगाह टेस्ट वहाँ ही लेते हैं सैटरडे को। बच्चे आपसे डरते हैं कि नहीं क्वेश्चन करने में? चेहरा देख के डरते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो बच्चे बहुत होते कि नहीं रहमान सर बहुत। मैं बच्चों के लिए, बच्चे मेरी आत्मा है, मेरी जिंदगी है, और बच्चा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चेहरा भगवान इसे दिया तो हम क्या करें। चेहरा देख के डरता है लोग, मूछ देख के डरता है, लेकिन बच्चे प्यार बहुत करते हैं। अच्छा, आज के जमाने के जो युग के बच्चे हो गए हैं वो चाहते हैं पढ़ाई और प्यार एक साथ करना। ये पॉसिबल है लगता है क्या आपको? नहीं, नेवर। पढ़ाई और प्यार एक साथ नहीं। या तो पढ़ाई करो या प्यार करो, और प्यार से अच्छा पहले पढ़ाई कर लो। अगर पहले पढ़ाई कर लेता है तो प्यार आसानी से मिल जाएगा। ये मेरा था कि लेकिन गुरु रहमान तो पहले प्यार किए, तो इसीलिए गुरु रहमान का सब कुछ खो गया, और सब गुरु रहमान नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और मैं इंटरव्यू दे रहा था, उसके बाद मैं पढ़ाई छोड़ के प्यार में लटक गया। तो मैं कह रहा हूं कि लड़के पढ़ लें और पढ़ के सफल हो जाते हैं तो जिससे चाहेंगे शादी हो जाएगा, लेकिन इंटर रिलीजन मैरिज न करें। ये सब रहमान और अमिता नहीं हो सकता है। अच्छा, इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करे, उसका इंटर कास्ट करे। हिंदू है तो हिंदू में करे, मुस्लिम है तो मुस्लिम में करे, और सफल होने के बाद सब कुछ संभव है। लेकिन इंटर रिलीजन में जी बात देखिए, अगर चाहता मैं तो पत्नी को मुसलमान बना देता, अगर चाहता मैं तो मेरी बेटी और बेटा दोनों मुस्लिम होते। लेकिन मैंने पहले ही कहा था जो तुमको पसंद वही बात करेंगे। ये काम कितने लोगों में है, हिम्मत है किसी में? बड़े शाहरुख खान भी किया, उसकी वाइफ गौरी खान कहलाती है। एक और कौन है, बिल्ली जैसा आंख है, करीना कपूर। करीना कपूर खान कहलाती है, लेकिन अमिता कुमारी ही कहलाती है। मेरी बेटी अदम्य आदिति कहलाती है, बेटा अभिज्ञान अर्जित कहलाता है। जब नाचने गाने वालों में हिम्मत नहीं हुई तो आम लड़कों में क्या हिम्मत होगी? तो मैं ये स्पष्ट रूप से इंटर रिलीजन मैरिज का विरोधी हूं कि कल्चर बिल्कुल अलग रहता है, और वैसी परिस्थिति में टिक पाना संभव नहीं है, और उसके लिए कलेजा चाहिए। और कलेजा मेरे पास है। और आप पे 2-3 बार हमले भी हो चुके थे। बिल्कुल। हमला होने का कारण यही था, इश्क। कभी कोचिंग के दौरान कभी हमला हुआ? नहीं हुआ। कोचिंग के दौरान हमला इस रूप में नहीं हुआ कि इसके कारण, लेकिन कोचिंग के बारे में कुछ लोग बोलता था। मैं तो ऐसा टीचर हूँ नहीं कि बोलूँ कि बम चला दिया लोग, गोली चला दिया लोग। कोचिंग के दौरान नहीं हुआ, पढ़ाने वालों ने कोई हमको ये नहीं किया, लेकिन प्यार के चक्कर में हमला हुआ, पिटाई मार खाने का अच्छा अनुभव है। इसलिए प्रदर्शन में भी बैठ जाते, कितना मारेगा, लेकिन ऐसे हमला नहीं हुआ। हाँ, अब पहले हमला होता था दूसरे पक्ष के द्वारा, और अब हमको डर हो गया दूसरे पक्ष के द्वारा, क्योंकि आजमगढ़ से एक टेररिस्ट आया था। वो भी आया और पूरा रैकी किया। रैकी करने के बाद गया था विकास, उस समय ATS के DIG थे। तो मैंने उनको फोन लगाया तो उन्होंने फोटो मंगवाया, क्योंकि CCTV कैमरा मनु महाराज ने लगवा दिया सब घर में। तब मैंने वहां फोटो भेजा तो पता चला कि आजमगढ़ का एक न्यूक्लियस आतंकवादी है जो खोज रहा है। तो हमको डर अब हिंदू पक्ष से नहीं, मुस्लिम पक्ष से डर हो गया है। विभाग में बोल रहा हूँ, विभाग लोग सुनेंगे। लोग को लगता है कि ये हिंदू हो गया है, तो और मुझे लगता है कि मैं इंसान हो गया हूँ, और इस कारण ये लोग इधर डर है। तेरे तरफ फतवा भी है, डर रहता है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है बॉस पर, अपने बजरंग बली पर। और प्यार में अगर जिंदगी भी चली जाए, वादा में जिंदगी भी चली जाए, सच्चाई में जिंदगी भी चली जाए, तो हम फर्क नहीं पड़ता है।
सर बच्चों में तो कंपटीशन है एग्जाम निकालने को लेकर, लेकिन अभी तो शिक्षकों में कंपटीशन है बच्चों को लाने का, ये कैसे देखते हैं? ये गलत है। बच्चों को आप लुभावना देकर या किसी तरह का लालच देकर लाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे गुरु और शिष्य, जैसे छांदोग्य उपनिषद देखिएगा तो छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण भगवान और घोर अंगिरास उनके गुरु थे, उनका साक्षात्कार होता तो वो बच्चा का गुरु के पास जाना यही सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन गुरु से बच्चे अपेक्षा केवल पढ़ाई की करते हैं, किसी अन्य चीज की नहीं। तो आज कंपटीशन में तरह तरह की बातें हो रही है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं 2 दिन से धरना बता 70 रुपया मेरे पॉकेट में था, उसके बावजूद भी मेरा 70 रुपया बच्चे का बचा रह गया, दवा लेना था तो बच्चा सब दवा लेके आया। तो आज के डेट में जो शिक्षकगण खासकर कोरोना के बाद आए हैं वो लोग येन केन प्रकार लालच देके कुछ देके बच्चों को बुलाते हैं। आप बुलेट देते हैं कि नहीं? नहीं, मेरे पास खुद का बुलेट नहीं है तो मैं कहां से बुलेट दूंगा भाई? अच्छा, कौन कौन सी गाड़ी रखे हुए हैं आप? मेरे पास एक किया सेल्टोस है जो कि EMI पर चल रहा है, और एक मोटरसाइकिल है जो कि हमको दैनिक जागरण में उपहार में मिला था, और दूसरा कोई गाड़ी नहीं। अभी तो अच्छे गाड़ी आती है सर, आप ले सकते हैं शायद। नहीं, अभी नहीं ले सकते, इसलिए कि घर का EMI चुकाना है और गरीब बच्चों से मैं पैसा नहीं लेता हूं, और ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि मेरे पास रईस भी गरीब बन के आते हैं तो धीरे धीरे चुका देंगे। उस पैसा की लालच बिल्कुल कतई नहीं है, वरना रहमान अच्छा, बॉडीगार्ड लेके चलते हैं कि नहीं? नहीं, बॉडीगार्ड लेके अगर मास्टर और डॉक्टर चलने लगे तो फिर मास्टर की इज्जत क्या बचेगी? तो अभी के तो कुछ शिक्षक है जो बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। लेके चले, बॉडीगार्ड लेके चले, टैंक लेके चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शिक्षक हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते हैं, और मैं गुरु हूँ। मेरे पास मेरे बच्चे ही सबसे बड़े बॉडीगार्ड हैं, ये मैं मानता हूँ। आप बच्चों को ये वादा नहीं करते कि हम भी बुलेट देंगे या कार देंगे या ये देंगे? बच्चों को मैं एक ही वादा करता हूँ कि बेटा रे, बाबू रे, सुग्गा रे, सुग्गी रे, पढ़ ले, पास कर जो, पास करके नौकरी हो जाए तो जकरा से कब ओकरा से ब्याह करा देंगे। तो धर्म एक होना चाहिए, धर्म अलग नहीं होना चाहिए, हम ब्याह करा देंगे। बुलेट का हम कहाँ देंगे भाई? नौकरी लेने के बाद गुरु रहमान विवाह करवा देंगे? हाँ, 200 से अधिक विवाह कराया मैंने। अच्छा, 200 से अधिक 18 तो मैंने विधवाओं का पुनर्विवाह कराया है आर्मी मंदिर छपरा में। उसके बाद मैंने कन्यादान किया है कितनों बच्चियों का, तो वो मैं काम करता हूँ। अच्छा, आप फर्स्ट टीचर है जहां से ट्रांसजेंडर भी एज अभी सब इंस्पेक्टर बन गए, कैसे ये चीज को आप देखते हैं? देखिए, हुआ ये कि मैं क्लास लेके निकल रहा था तो 3 लड़की जैसी आई। तो एक तो रोनित झा था, बंटी कुमार था, और एक मधु थी, अभी मानवी मधु कश्यप, बाद में उसका अभी समस्तीपुर में है वो। समस्तीपुर अभी तो ट्रेनिंग में, समस्तीपुर उसकी पोस्टिंग हुई है, और रोनित झा का पोस्टिंग हुआ है सुपौल में, और बंटी का बक्सर में। तो ये लोग आया तो हम बोला कि सर इधर आइए, कुछ बात करना है। तो कोई लड़की किसी को बुलाया है कि इधर आइए, तो हम बोले यही बोलो भाई सब, तो बोले कि इधर आइए ना। आई तो बोली सर हम लोग ट्रांस मैन है, ये ट्रांस वोमेन है, हम लोग ट्रांस मैन है, तो हमको दरोगा बनना है। हमें दरोगा बनना है तो पढ़ो। तो बोले कि दूसरा जगह गए थे तो सब लोग बोला कि नहीं माहौल खराब हो जाएगा। हमें कोई माहौल खराब नहीं होगा, और तीनों पढ़ते रहे। पढ़ तो 5 रहे थे लेकिन 2 का हाइट कम था, तीनों पढ़ते रहे। अब उसके बाद धीरे धीरे लाइन जुटता गया, और 64 आज ट्रांसजेंडर मेरे पास है। 11 ट्रांसजेंडर का रिजल्ट मैंने बिहार सिपाही में दिया है, जिसमें अभी आपको ये भी है, जो लोग मांगता था रोड पर, टोल टैक्स पर मांगता था, उसमें है। वर्षा है, ये आपको दिव्या ओझा सर, ये तो बिहार और पूरे भारत के लिए गर्व का बात है सर। जी बिल्कुल, मेरे लिए गर्व का बात इसलिए मैं इसको मानता हूं कि जो लोग टोल टैक्स पर अपना जिंदगी गुजारते, जिसका कोई नहीं है, और उसका बजरंग बली हो सकता था, बजरंग बली का एक बंदा निश्चित रूप से इन लोग को, और उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है भाई। आज मेरी बेटी टॉप कर रही है, मेरा बेटा टॉप कर रहा है, तो उन लोगों का आशीर्वाद है। मैं मानता हूं। गुरु रहमान के अलावा कोई शिक्षक और क्यों नहीं पढ़े? वो लोग सोचे कि माहौल खराब हो जाएगा। अपने मन की गंदगी को साफ किए बिना दूसरे के मन की गंदगी को पहचाना नहीं जा सकता है। इसलिए जो भी टीचर ऐसा नहीं किए वे गलत है। मैं अनुरोध करूंगा कि इन लोगों को जीने का अधिकार है। जब माननीय मुख्यमंत्री ने इनको आरक्षण दिया, पढ़ा है, हम तो BPSC में भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि 1% इनको BPSC में दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री से भी हम लोगों ने मांग किया है कि 1%। रेशमा दीदी जो है हमको बहुत कोऑपरेट की इस मामले में। रेशमा दीदी डायरेक्ट भेज देती है मेरे पास, और मेरे पास बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। अंतर यही होता है कि इनको किताब, कलम, कॉपी, रहने का व्यवस्था सब हमको करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट कंफर्म रहता है, ये मैं जानता हूँ। किस गाड़ी का शौक है सर? गाड़ी का? हाँ? गाड़ी में हमारा शौक तो कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्च्यूनर नहीं है? ना, फॉर्च्यूनर पहले तो हम गाड़ियों नहीं पता। लोग तो फॉर्च्यूनर ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं, उनके पास पैसा होगा, ले रहे हैं। गाड़ी में हमारा शौक है कि मोटरसाइकिल है, और हेलमेट है, और
खुला स्पेस रहे, कोई चलाने वाला एक्सपर्ट रहे, या चला के मस्ती चले, वो फर्स्ट क्लास के। जब हम दूसरे को नहीं देखे, दूसरा हमको नहीं देखा, तो फिर फॉर्च्यूनर में पैक होने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। आई डोंट लाइक एनी, कोई मेरा सपना नहीं कि गाड़ी मिले, मेरा सपना था, पूरा हो गया। किसी चीज का शौक जो अभी आपको लगता है कि अभी और आगे समय के साथ पूरा होगा? हाँ, एक शौक है कि एक अदम्य अतिथि गुरुकुल मेरा खुले, और खुले जिसमें सरकार 25% देती है, मैं 50% उसमें बच्चों, गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा। अभी अरवल के पास उसका निर्माणाधीन है, मार्च से सेशन शुरू होगा। उसमें 50% लड़कों को, लड़का लड़की को बिना जाति धर्म देखे गांव गांव से चुन के रहना, खाना, पीना, पढ़ना, पूरा गौशाला अलग से होगा, उसके लिए वो काम करूंगा। अभी मैंने शुरू भी कर दिया पुनपुन में आवासीय उसी तरह का 6 गाय रखे हैं, 8 गाय, और पैसा होगा तो मंगाएंगे। दूध भी देते हैं, लड़का को पढ़ाते भी, रखते भी, 24 घंटा लाइब्रेरी है, बेटा बेटी सब लोग पढ़ रहा है। पैसा डोंट केयर, हो जाए तो दे दिए, ना देवे तो भाग जाइए, लेकिन पढ़ ले। अभी आपका दिनचर्या क्या होता है? अभी मैं 6 बजे उठता हूँ और रात को 1 बजे फ्री होता हूँ। आधा घंटा 12 से 1 बीच में 1 घंटा हमको फ्री मिलता है, और बाकी एक टोटली बच्चों के साथ डेडिकेशन, या तो पढ़ाई बोर्ड पर, अगर बच्चे रोड पर हैं तो रोड पर, अगर बच्चे हाजत में हैं तो हाजत में, जैसे कल 2 घंटा थे। सर, सरकारी जॉब के अलावा बच्चों के पास क्या ऑप्शन हो सकती है बिहार में? देखिए, मैं तो सरकारी सेवक नहीं हूँ, बच्चे को बिहार में तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर अपना जो उद्योग ये लोग खोलें, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री भी क्या, मुख्यमंत्री भी उसमें दे रहे हैं, तो स्वरोजगार भी एक बहुत बड़ा शक्ति है जो बच्चे कर सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, आपका चैनल बहुत बड़ा है, कि वैकेंसी निकाला जाए। क्योंकि अब देखिए ना, थाना में 55 को 60 ऑफिसर है, लेकिन 15 को सिपाही है। 21,391 सिपाही की बहाली निकली, और उसमें भी लोचा लग गया। अच्छा, ये एनसीएल ईडब्ल्यूएस को लेकर इतना अभी सर आंदोलन हो रहा है, बच्चों में आक्रोश है, कैसे देखते हैं इस चीज को? अरे बिल्कुल, बच्चों के साथ गलत हुआ है। पहली बार बिहार के इतिहास में सिपाही की परीक्षा बिना चोरी चकारी की हुई है। और आप तो गर्दनी बाग आंदोलन में भी थे। 2 दिन थे हम, अब जरूरत पड़े तो फिर मैं जाऊंगा। और इनसे फॉर्म भरने का पहले का एनसीएल ईडब्ल्यूएस मांग रहे हैं। अरे आप चोरी करो तो कुछ नहीं, अब बच्चा का थोड़ा सा गलती हो गया, इंटर पास लड़का है, गांव से आया है, गरीब का लड़का है, पढ़ लिख के आया है, और आपका करंट एनसीएल क्यों नहीं दे रहे हैं, करंट ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं दे रहे हैं? तो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस करंट लागू हो, इसके लिए हम लोग की लड़ाई जारी है और जारी होगा, रहेगा। सर, अभी समय के साथ, जैसे आपने बोला कि कोरोना पीरियड खत्म होने के बाद फोन से पढ़ाई होना बहुत ज्यादा अभी प्रचलन हो गया है, और बच्चा डिजिटलाइज्ड हो गया है। इसका दुष्प्रभाव क्या है? इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि मोबाइल में हमेशा अच्छा चीज नहीं आता, ऐसा चीज आता है जो कि आप अपनी पत्नी के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है कि बच्चों की संस्कार समाप्त हो गई है, और गुरु और शिष्य का जो संबंध था, वो संबंध चकनाचूर हो गया है। और अब बच्चा भी ऑनलाइन में देख रहा है, लिखता है पूजा कहाँ जा रही हो, कोमल मोबाइल नंबर दो, कविता अपना ये दो। तो ये पढ़ाई है। जब तक गुरु और शिष्य का आई कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक पढ़ाई नहीं होगा। मैं ऑनलाइन पढ़ाई को बेकार मानता हूं। जब तक पढ़ाता हूं ऑनलाइन लगता है सजा काट रहा हूं। पढ़ाते हैं ऑनलाइन, क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है, लेकिन सजा काटने के जैसा पढ़ाता हूं। क्योंकि पूजा कहाँ जा रही हो, कोमल मोबाइल नंबर दो, कविता ये दो, रुखसाना ये दो, तो ये तो सामने करने किसी की हिम्मत नहीं है गुरु के सामने। मैं आई डोंट लाइक दिस। ऑनलाइन अगर आपको प्यार हुआ है कि नहीं? नहीं, हमको प्यार नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो कभी करके देखिएगा। ऑनलाइन अगर किसी पत्नी को देखिए, प्रेमिका को देखिए, ऑफलाइन देखिए, तो दोनों में अच्छा कौन लगेगा? ऑफलाइन। दैट्स ऑल। यही अंतर है पढ़ाई में। इसमें भी, पढ़ाई में भी ऑफलाइन का कोई जोड़ ही नहीं है। पढ़ाई होना चाहिए ऑफलाइन ही। ऑफलाइन, बिल्कुल। ऑफलाइन में टीचर के नजरों में रहते हैं बच्चे, कौन बच्चा कर सकता है, कौन कमजोर है। रील देखते हैं कि नहीं आप? नहीं, रील नहीं देखते। पहले पापा का परी देखते थे, लेकिन लगा कि साला खराब चीज है, हुआ ये हुआ, तो हमको लगा, टेंशन होने लगा, उसको छोड़ दिया। अच्छा, बड़का फोन कब लिए? स्क्रीन टच वाला? बड़का फोनवा लिए चकचुक वाला। हाँ? उसको चकचुक कर दिए लिए हम 2022 में लिए का किताब का एक पब्लिशर हमको दे दिया तो 2 को दिया था, तो एक बेटा को दे दिया। तो बेटा को देख पछता रहे कि वो दिन भर उसी में लगा रहता है। एक वो अपना लिए। अभी भी हमको व्हाट्सएप करना और ये फेसबुक चलाना छोड़ के दूसरा कुछ नहीं आता है। लेकिन बड़का फोन डेंजर है भैया, क्या कि इससे बच्चों पर बुरा। जब मैं 46 ईयर्स ओल्ड पर्सन गड़बड़ा जाता हूँ चकचुकवा देख के, तो छोटका पुठिया में क्या गुजरता होगा। तो आजकल तो बच्चा छोटा सा रोने लगता है तो मम्मी पापा कहते हैं कि पोयम देखो, राइम्स देखो।
बच्चा शुरू में पोएम राइम देखता है, हाँ। बाद में दूसरा चीज देखना शुरू कर देता है। अब जब दूसरा चीज देखना शुरू करता है तो उस समय कंट्रोल के बाहर हो जाता है। ये ड्रग्स है, एक टाइप ऑफ ड्रग्स। नहीं तो अभी तो बच्चा 1 साल का होता है और देखते हैं कि रोता है तो मम्मी पापा तुरंत लो मोबाइल देखो, अब बच्चा चुप हो जाता है। मम्मी पापा फास्ट हो गए हैं, मम्मी पापा हो गए ना, माई या बाबूजी बनेंगे ना तब ये सब खत्म हो जाएगा। माई बाबूजी लोग बने और मोबाइल बच्चों को चुप कराने का माध्यम। पहले हम लोग नहीं पलाए बढ़े, हम लोग नहीं रोते होंगे, हम लोग तो मोबाइल को नहीं दिया। बिल्कुल। तो ये मोबाइल निश्चित रूप से एक नासूर है और याद रखिएगा लत है, लत है, ड्रग्स है। 5 साल के अंदर में हर घर में बिना चश्मा के बच्चा नहीं होगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। देखिएगा सबके पास चश्मा होगी। अच्छा, मोबाइल से होने वाली कुछ बीमारियां जिसका मैं आपसे जिक्र करता हूँ, सिर दर्द की बीमारियां बढ़ते जा रही है। कॉमन है, सिर दर्द होता है बच्चे, मम्मी सर दर्द है, डॉक्टर से लोग। लेकिन मोबाइल भी तो मम्मी दी फिर। हाँ तो वही मम्मी पापा के जगह पर माई या बाबूजी बनेगा लोग ना, तो समझ में आ जाएगा क्यों दर्द है। मम्मी पापा है एकदम, अब वो अपने में अलग, मम्मी व्यस्त है, पापा अलग व्यस्त है, बच्चा अलग व्यस्त है। जब नजर पड़ गया क्या कर रहे हो, तो पढ़ रहे मम्मा, पढ़ रहे पापा। अरे ये क्या जी भैया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये आंख की बीमारी, सर दर्द और तरह तरह की बीमारी का कारण बना है और बनेगा भी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर सुभाष प्रसाद, डॉक्टर विभूति आई के, ये लोग कहते हैं कि नहीं बहुत खतरनाक चीज है मोबाइल, और वो लोग बच्चों को नहीं देता। मैं भी बच्चों पर पूरे कंट्रोल रखे हुआ हूँ कि नहीं किसी भी परिस्थिति में ये क्यों। अच्छा, कह सकते हैं ये कि परिवार के बीच दूरियां बनाने वाली एक उपकरण है मोबाइल। सब परिवार और दोस्तों के बीच दूरी बढ़ाने का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो मोबाइल है। पहले चिट्ठी हम लोग लिखते थे, एक एक चिट्ठी 3-3 घंटा। अच्छा, किसी लड़की को चिट्ठी लिखे थे कि नहीं मैम के अलावा? ना मैम के अलावा दूसरा हमको कोई अच्छे ही नहीं लगा। अब मैम को ही चिट्ठी हम लिखते थे। अब मैम का चिट्ठी अभी मैम रखी हुई है, और एगो संभल जाए तब ना 4 को 5 को लेकर। आजकल का लड़का 2-2 4-4 लेके चलता है, सब लफुआ है सब। हाँ? अब वो उसको प्यार के श्रेणी में मत रखिए, प्यार की बदनामी होगी। प्यार एक त्याग खोजता है, और जिसमें अगर जिससे प्यार हो गया वही ईश्वर के समान होता है। और 4 घूम रहे थे ये लोग, लड़की लड़का दोनों में गलती है। अब लड़का को मत कहिए, लड़की और लड़का में 75% माय डियर दीपक बाबू, 75% स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के बाद, देखिएगा तो कोई ना कोई लंच बॉक्स में तो कहीं यहाँ पर बैठ के वो लोग ये खा रहे हैं, गोलगप्पा खा रहा है तो कुछ खा रहा है। तो ये गलत है, माँ बाप के सपना को तोड़ने के समान है। ये गलत है, गलत है, गलत है। सर, उन बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा जिनके माँ बाप त्याग करके पटना जैसे शहर में या कोई भी शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं और वो प्यार के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं? उनको मैं यही कहूंगा कि पहले लड़कों को बता दूं कि लड़कों 100% लड़का धोखेबाज होता है, वो धोखा दे देगा। खाली लड़का ही? आप सुन लीजिए, 99.9% लड़का धोखेबाज हुआ और 100% लड़की धोखेबाज होती है। वो जहां माँ बाप प्रेशर डालेगा वहां पर लोग झुक जाएगा। सिनेमा वाला प्यार, गुरु रहमान वाला प्यार अब नहीं रह गया है। अब लोग प्यार करता है तो देखता है उसका स्टेटस। अब जो प्यार करता है तो देखता है कि कितना उसका संपत्ति है, कौन गाड़ी पर चल रहा है। मेरी मैडम तो कुछ नहीं देखी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, फटा हुआ ये पहनते थे। मैडम बेचारी बहुत बड़े परिवार की, घड़ी में सुई लगा के वो अपना बेल्ट लगाती थी। तो अब के लड़कों से यही कहूंगा कि प्यार मत करो, अगर करो तो पढ़ाई के बाद करो, और एकदम में प्यार करना है तो फना हो जाओ। क्योंकि अगर चाहत गहरी हो तो दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन मेरा यह है कि सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क करा दे मुझे नींद बढ़ जाती है। अगर यही इश्क पढ़ाई से कर लें तो दुनिया की सारी समस्या। सर, पढ़ाई से इश्क कैसे होगा? बच्चों को संदेश दीजिए जरा। पढ़ाई से इसको का डेडिकेशन, क्योंकि वो करियर बनाता है। मैंने झोपड़ी को महलों में बदलते हुए देखा है। मैंने आज पढ़ाई ही था मेरा, कि पढ़ाई के कारण आज गुरु रहमान को लोग जान रहे हैं। पढ़ाई था, पढ़ाई में छोड़ देता, खाली प्यार में लटके रहता तो कहीं बैग सीता रहता। कह सकते शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, निसंदेह पढ़ाई पागलपन का नाम है, और जो पागलपन के हद तक पढ़ लिया उसको दुनिया की कोई ताकत सफल होने में नहीं रोक सकती है। क्योंकि मैंने वैसे को बनाया है जो कुछ भी नहीं बन सकते। नक्सल कमांडर को मैंने ऑफिसर बनाया है, मैंने वैसे लोग सब्जी बेचने वालों को ऑफिसर बनाया है। आज नाम गिनवा देंगे हम, लेकिन बनवाया। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। प्रेम के लिए दिग्विजय सिंह को 70 साल की उम्र में प्रेम हो गया था, लेकिन पढ़ाई का 70 साल उम्र नहीं ना है। बिल्कुल। इसलिए पढ़ाई पहले, प्रेम बाद में।
अपने से ब्याह करे ना भाई, मम्मी पापा से कह के दहेज को लोग बंद करे, लेकिन अपने से ब्याह करे, पसंद का ब्याह करे, लेकिन प्यार करके ब्याह करना बड़ी टफ है बेबा। अच्छा, स्कूली शिक्षा और कंपटीशन में क्या अंतर है सर? स्कूली शिक्षा बेस बनाता है और कंपटीशन है उस बेस का एग्जाम लेता है। स्कूली शिक्षा अगर 1 to 10 लड़का पूरे गहराई से पढ़ लिया तो मैं दावा करता हूं कि वह इंटर में या आगे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कूली शिक्षा नींव है और कंपटीशन उसका छत, इसलिए स्कूली शिक्षा बहुत जरूरी है गहराई के साथ। लेकिन स्कूले के समय तो बच्चा प्यार में पड़ जाता है सर। ये सब नहीं ना पढ़ता है। जो पढ़ता है वो कहाँ का रहता है, सब सारा कुत्ता काशी जाता है, नहीं जाता है, मुगल सराय से रूट भी बदलता है। तो जो प्यार के चक्कर में नहीं पढ़ा और पढ़ाई पर लगा रहा, स्कूल में अगर ठीक से 10 तक पढ़ गया तो वो लड़का डॉक्टर, इंजीनियर, किसी फील्ड में जा सकता है। बीए तक बढ़िया से पढ़ लिया तो क्लर्क से कलेक्टर तक बन सकता है। मेरे पास इसका अनुभव भी है, प्रमाण भी है। सर, उन मम्मी पापा को क्या संदेश दीजिएगा जो बच्चे के रोने पर फोन दे के चुप कराते हैं? उनसे यही बोलेंगे कि मम्मी पापा, मॉम डैड बनना छोड़िए, माई बाबूजी बनिए और सोचिए कि आप लोग को जब रोती थी या रोते थे तो कोई मोबाइल नहीं देता था, लेकिन हम लोग चुप होते थे। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों को मोबाइल से दूर रखे। मोबाइल एक डेंजर कीड़ा है, विषाणु है। ये भले आपको कोरोना का वायरस नजर नहीं आता था, लेकिन मोबाइल देखते हुए इस वायरस को लोग इतना यूज करता है, वो गलत है। बच्चों पर ध्यान दीजिए और गार्जियन अगर ध्यान दे देगा बच्चों पर तो बच्चे नहीं बिगड़ सकते, क्योंकि बच्चे का एक्टिविटी पकड़ा जाता है। जैसे हमको प्यार हुआ था तो हम पहले गाना नहीं गाते थे, अब दिन दिन भर गाना गाने लगे, दिन दिन भर गाना गाने, हर गाने में अच्छा लगता था, तो ये पकड़ा जाएगा। जैसे हमारे बच्चे अगर प्यार करें हम पकड़ लेंगे कि जरूर किसी ना किसी चक्कर में कहे कि हम पर गुजरा है। इसलिए माँ बाप चाहें, आप सिम्टम पकड़ लेंगे। हाँ, सिस्टम पकड़ लेंगे, इतना अनुभव है। तो क्लास में सर बच्चा जब पढ़ने आता होगा तो कुछ वैसा सिम्टम तो दिखता होगा आपको किसी किसी? हाँ, तो मैं बोलता हूँ बाबू काहे के लिए वहां बैठ के तक रहा है, बगल में जाके बैठ जाओ। अगर इतना ज्यादा शौक है तो लजा जाते हैं लड़के जानते हैं कि गुरु रहमान, मैं बताता हूँ स्पष्ट रूप से कि बेटा रे, मेरे पास अनुभव है, आग कितनी गर्म है तुम लोग अंदाजा लगाते होगे, मैंने हाथ डाल के देखा है। सब रहमान नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ करो, माँ बाप का सपना याद रखो, क्योंकि माँ बाप बहुत कुछ दाव लगा के भेजता है। आज बेटियों के लिए नीतीश कुमार ने इतना कुछ किया, अब बेटी आके पटना में गोलगप्पा उड़ावे तो इसके लिए नीतीश ही दोषी है, माँ बाप दोषी है, ये दोषी है। तो लड़का लड़की दोनों आजकल उस 70% लड़का लड़की आजकल पढ़ाई से ज्यादा इश्कबाजी पर ध्यान दे रहे हैं, जो कि गलत है, गलत है, गलत है, और रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ गलत है। तो पहले पढ़ाई फिर प्यार। हाँ, पहले पढ़ाई फिर प्यार। अफसर बनने के बाद 10 को प्यार करो ना, पिटावे तो ठीक हो जाओगे, एक प्यार को संभाल लो। अब पहले पढ़ाई। योगा करते हैं कि नहीं आप? योगा करते हैं, कुछ योगा करते हैं, जैसे गला का योगा करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कुछ करते हैं। पॉलिटिशियन पसंद है कि नहीं? पॉलिटिशियन में देखिए, पॉलिटिशियन तो पसंद नहीं है। बेस्ट पीएम कौन लगता है आपको? नरेंद्र मोदी। बेस्ट सीएम? बेस्ट सीएम पूरे भारत में पूछ रहे हैं। हाँ, पूरे भारत में अब तक जो देखे तो नीतीश कुमार ही है, लेकिन इधर थोड़ा पता नहीं क्या हो, लेकिन नीतीश कुमार है। बेस्ट पीएम नरेंद्र मोदी सा प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी का कौन सा ऐसा चीज है जो औरों को फॉलो करना चाहिए? इतने बड़े देश को चलाने वाला शासक इतना बोल्ड स्टेप लेता हो और किसी देश की औकात नहीं है कि अब हम लोग के सामने चू चपड़ करे, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ग्रेट 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 पीएम। आई लव हिम नॉट ड्यू टू एनी पार्टी पॉलिटिक्स, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, अदरवाइज देश सुव्यवस्थित नहीं चलता। 2025 में किसको देखते हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? ये तो बड़ा यक्ष प्रश्न पूछ लिया। ये तो जनता जिसको चुने, अगर जिसको चुने उसको हम पसंद करेंगे। कैसे नेता लगते हैं तेजस्वी यादव आपको? ठीक है, युवा है, लेकिन युवा के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। अभी तो 5 लाख रोजगार दिए थे, ये चीज का कौन? तेजस्वी यादव कहते हैं। तेजस्वी रोजगार दीजिए ना भाई, कहने क्या जरूरत है? आप युवा है, युवा के नेता है, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या आपको कौन हो, एक और नेता है जो जवान है, कन्हैया कुमार हो, ये लोग बोलते जाते हैं, करते बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग जी बोले क्या किए? तेजस्वी जी लड़के 2-2 दिन धरना में बैठे रहे, आए एक बार भी? चिराग जी आए, तेजस्वी जी आए? नहीं है। तो आप अगर युवा के लीडर हैं तो निश्चित रूप से युवा के प्रति समर्पण दिखाइए, युवा जान दे देगा। हम लोग को नीतीश कुमार और तेजस्वी जी से क्या मतलब है? हम लोग को अच्छा सीएम चाहिए
अच्छा पीएम चाहिए। नरेंद्र मोदी को मैं अच्छा पीएम इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने देश को मजबूत किया है, और अभी बिहार में अच्छा सीएम इसलिए चाहिए जो युवा को मजबूत करे, जो युवा को मजबूत करे, युवा को मजबूत करे, रोजगार दे, युवा को मजबूत करे। और बिहार का अगर सबसे अच्छा पॉलिटिशियन या नेता जिसको मानते हो आप, चाहे वो अभी के भी हो, सुशील मोदी। सुशील मोदी, यस। अब तो नहीं रहे हमारे अब नहीं रहे, लेकिन सुशील मोदी बेस्ट पर्सन, क्योंकि मैं उनसे इतना करीबी ढंग से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मैं दादीजी देदा से जुड़ा हुआ हूँ, अपना संपूर्ण शरीर मरणोपरांत दान कर दिया है, और वो उसके संरक्षक थे। वो आदमी निरामिष, वो आदमी किसी भी तरह का नशा नहीं, वो आदमी पूरी तरह से चरित्रवान था, निश्चित रूप से सुशील मोदी। लालू यादव को कैसे देखते हैं? अच्छा, लालू यादव ने आवाज दी है उन तमाम गरीबों को जो कभी बोलने से बचते थे, डरते थे। लालू जी ने आवाज दी है। अगर चारा वाली बात नहीं आती तो लालू यादव निश्चित रूप से वास्तविक लोहियावादी होते, वास्तविक लोहियावाद, निश्चित रूप से। और अभी क्या सोचते हैं 2025 में किसको? नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं फिर से आप? नहीं, किसको देखो तो जनता जी उसको देखे, लेकिन 2025 में जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे कि वही जो सबको पसंद हो, हमारी भी पसंद रहेगी, और जो देश का कल्याण करे, राज्य का कल्याण करे। लेकिन पीएम के रूप में हम प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, ये आपको नरेंद्र मोदी को ही हम देखना पसंद करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी में वो करने की क्षमता है। यंग लीडर में किसको पसंद करते हैं आप? यंग लीडर में युवा नेता, युवा लीडर में तो हम अपने आपे को मानते हैं कि हमसे बढ़िया कोई नहीं है। अच्छा, शिक्षक पॉलिटिक्स में भी उतर रहे हैं, अभी उतरेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल, कभी नहीं। मैं किंग मेकर हूँ, राजा बनाता हूँ, राजा बनने का शौक मुझे नहीं है। शिक्षक लेकिन पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं, कुछ शिक्षक हैं उद्देश्य लेके वो लोग शिक्षक की नौकरी पकड़ता है कि वो पॉलिटिक्स में उतर रहा है। मेरे पास ना पैसा है ना कुछ है, मेरे पास बच्चे इतने हैं कि मैं गुरुकुल कभी मौका मिला तो नहीं, नेवर, नॉट एट ऑल, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मौका मिलेगा तो भी नहीं? तो भी नहीं। मैं सबका रहना चाहता हूँ, सबका हूँ। 2014 में हमको चुनाव लड़ने के लिए बोला गया था बीजेपी से, भागलपुर से। लोग जानना था, बड़े बड़े नेता लोग सुनेंगे इस इंटरव्यू को। पत्नी ने कहा कि एक रहमान संसद में जाए, उससे अच्छा है कि 200 रहमान संसद में जाए। इसलिए किंग मेकर ज्यादा ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं संस्कारी शिक्षा दे सकूं बच्चों को, देश अपने आप खिल जाएगा। तो मैं आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियन में नरेंद्र मोदी पसंद है, गडकरी पसंद है, नीतीश जी पसंद है, तेजस्वी युवा लीडर है, लेकिन युवा के बारे में सोचते नहीं है। युवा के बारे में सोचना शुरू कर दे, वो भी पसंद होने लगे हैं। चिराग जी बोलते जाते हैं, करते नहीं है, वो भी अगर बच्चों को देखना शुरू कर दे, उनका भी पसंद करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमको देश से मतलब है, देश को जो अच्छा से ले जाए। जैसे ओवैसी, अब पूछेगा सबसे खराब किसको मानते हैं, तो मैं बेबाक बोलूंगा कि ओवैसी को, क्योंकि ओवैसी मुसलमानों की स्थिति को और खराब कर रहा है, और वो जिन्ना का दूसरा अवतार है। जिन्ना का दूसरा अवतार है। आप अच्छा तो पूछ लिए, खराब नहीं पूछे तो खराब मैं ही बता दूंगा, जिन्ना का दूसरा अवतार है। तो बिहार के सबसे खराब नेता किसको मानते हैं? बिहार का जो खराब नेता, जो जातीय धर्म की पॉलिटिक्स करेगा, वो खराब है। खराब नेता किसको बोले? बिहार में हो सकता है फिर रेड पड़ जाए हमारा पर, लेकिन हकीकत यही है कि खराब की भी कमी नहीं है, अच्छे की भी कमी नहीं है। किसी का नाम मत लिवाइए, बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। हाँ, इसलिए कि गुरु रहमान के पास कम से कम 50 लाख स्टूडेंट तो हमारी बात मानते हैं। पॉलिटिक्स में नहीं उतरेंगे कभी नहीं। गुरुकुल, अदम्य अदिति गुरुकुल, गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार, जिसके माता पिता, कोई भी जिनके पिता या भाई अगर सेना में है, तो उनके लिए फ्री पढ़ाई। और एक क्रांति, कलम क्रांति, ना बम से, ना बारूद से, ना पिस्तौल से, कलम से, कलम से, कलम से, उसी को लेकर आएंगे। लास्ट में युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आपको देख रहे हैं, या पूरे बिहार वासी या पूरे भारतवासी जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? यही संदेश देंगे कि सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक विचारधारा है, और विश्व की प्राचीनतम विचारधारा है। और जितने भी संप्रदाय निकले हैं वो सनातन से निकले हैं। गाय, धरती, प्रकृति, नदी और सनातन की रक्षा कीजिए, पढ़ाई को अपना सब कुछ मानिए। हम मजबूत होंगे, देश मजबूत होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST करने से हम कमजोर हो रहे हैं। एक हो और भारत माता को गर्व से ऊपर बढ़ाएं, और इसके लिए एक ही विचारधारा कर सकता है, दैट इज सनातन, सनातन, सनातन। तो आप देख रहे थे लाइव सिटीज। आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए थे हमारे साथ, गुरु रहमान। और कैसा लगा हमारा बातचीत, बिल्कुल आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। सर, कैसा लगा हम लोगों से बातचीत? अच्छा लगा, आपने दिल की सारी बातें पूछ ली, मैंने दिल की सारी बात बता दी। और लोगों से मैं ये भी कहूंगा कि मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है, 64 बार रक्त दिया है मैंने। तो लोग जीते जी रक्तदान कर रहे हैं,
मरने के बाद अपने शरीर नश्वर है, मिट्टी में मिल जाएगा या जल जाएगा, तो मरने के बाद अपना शरीर भी दान करें, मर के भी जिंदा रहें, महामृत्युंजय कहलाएं। गुरु रहमान ने किया है, आप भी आगे बढ़ के दिखाइए। भारत महान था, महान है और महान रहेगा। आप देख रहे थे लाइव सिटीज, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।